Hello friends, how are you? Myself Asutosh. Guys, in this video we are going to talk about a student credit card. I mean, मेरा कहने का मतलब है कि इस वीडियो में आप को जानकारी मिलने वाली है कि आपका करेंट स्टेटस क्या दिखा रहा है और उसका मीनिंग क्या है, आपका करेंट स्टेटस का मीनिंग क्या है और आपका जो भी करेंट स्टेटस दिखा रहा है उसका सॉल्यूशन किस डिपार्टमेंट में, किस ऑफिस में आपको मिलने वाला है। मैं आपको सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है आप लोगों से कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको आप ऑन कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ऊपर में लिखा हुआ है करेंट स्टेटस, आपको दिख रहा है कर्सर लैपटॉप का, करेंट स्टेटस ऑफ लोन एप्लीकेशन। तो वहाँ पे आपका अगर लिखा हुआ रहेगा न्यू, जो नीचे में आपको लिस्ट में दिख रहा है एप्लीकेशन स्टेज, तो अगर एप्लीकेशन स्टेज में से किसी एक वहाँ पे अगर करेंट स्टेटस में अगर आपको शो कर रहा है तो आपको कहाँ पे मिलना है, क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर करेंट स्टेटस ऑफ लोन एप्लीकेशन में आपको न्यू ऐप रहेगा तो आपका इसका मीनिंग क्या हुआ, तो न्यू एप्लीकेशन रिसीव्ड पोस्ट डीपीओ अप्रूवल, और आपको कांटेक्ट कहाँ करना है तो डीआरसीसी में करना है। उसके बाद है सेकेंड डाटा चेक। तो डाटा चेक का क्या मतलब होता है गाइस, तो न्यू एप्लीकेशन एट इनिशियल वेरिफिकेशन, और इसका कहाँ से आपको कांटेक्ट करना है तो डीआरसीसी ऑफिस कांटेक्ट करना है, ठीक है गाइस। इनिशियल वेरिफिकेशन मतलब कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लिए हो किसी साइबर कैफे या फिर खुद से कर लिए हो, तो उसके बाद आपको डीआरसीसी बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है गाइस। तो ये रहा आपका डाटा चेक, उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो डाटा चेक अगर रहेगा तो आपको डीआरसीसी ऑफिस मिलना है, ठीक है। अब इसके बाद है थर्ड L1 अप्रूवल। तो मीनिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ L1 अप्रूवल, तो गाइस एप्लीकेशन पेंडिंग एट डीआरसीसी मैनेजर अप्रूवल, ठीक है। और आपको कहाँ मिलना है तो डीआरसीसी में। इसका मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन पेंडिंग कहाँ पे है तो डीआरसीसी मैनेजर के पास है, और वहां से आपका पेंडिंग अगर हो जाएगा अप्रूवल तो आपका स्टेज, आपका करेंट स्टेटस चेंज होगा, ठीक है। तो आपको अगर ये दिख रहा होगा L1 अप्रूवल, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि एप्लीकेशन पेंडिंग है कहाँ पे तो डीआरसीसी मैनेजर के पास, ठीक है, अप्रूवल के लिए। तो आपको कहाँ पे कांटेक्ट करना है तो डीआरसीसी, ठीक है। अब इसके बाद है L2 अप्रूवल। तो L2 अप्रूवल का मतलब क्या होता है, तो एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर सेक्शनिंग, ठीक है, एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर सेक्शनिंग। अब ये आपका करंट स्टेटस दिखा रहा है तो कहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है तो आपको हेडक्वार्टर कांटेक्ट करना है। आपको दिख रहा होगा वीडियो के ऊपर में डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा, ठीक है। कांटेक्ट टू होम, होम टू कांटेक्ट लिखा हुआ है, सॉरी, होम टू कांटेक्ट मतलब कि कहाँ हम कांटेक्ट करें। तो अब इसके बाद है फिफ्थ नंबर ऑफरिंग, ठीक है। अगर आपका करंट स्टेटस ऑफरिंग दिखा रहा है तो आपका इसका मीनिंग क्या हुआ, तो एप्लीकेशन पेंडिंग फ्रॉम एग्रीमेंट, ठीक है। तो जैसे ही आपका ऑफरिंग अगर स्टेटस दिखा रहा है तो आपका मतलब हो गया कि एग्रीमेंट के लिए पेंडिंग पड़ा है, और आपको कहाँ पे मिलना है एग्रीमेंट करवाने के लिए तो डीआरसीसी मिलना है, ठीक है। आपको डीआरसीसी कांटेक्ट करना है कि सर मेरा ये स्टेटस दिखा रहा है, अब कब तक आएगा एग्रीमेंट के लिए, एग्रीमेंट के लिए कब तक बुलाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का लिंक, ठीक है, आप वहाँ से देख लेना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे है पेमेंट मेकर। तो गाइस, पेमेंट मेकर का क्या मतलब है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पेमेंट मेकर का मतलब होगा कि एप्लीकेशन पेंडिंग एट अ फर्स्ट लेवल पेमेंट वेरिफिकेशन,
और आपको कहाँ मिलना है, तो हेड क्वार्टर का ये एक क्या होगा पेमेंट मेकर। मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा डिटेल्स में। तो जैसे ही आप एग्रीमेंट करवा लेते हो और एग्रीमेंट करने के बाद आपका स्टेटस पेमेंट मेकर होगा, ये तो कंफर्म है कि जैसे आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आया है तो उस टाइम आपका पेमेंट मेकर दिखेगा आपका स्टेटस, ठीक है। तो पेमेंट मेकर स्टेटस आपको दिखेगा तो करना क्या है, आपको हेड क्वार्टर में आपको वहां से कांटेक्ट करना है, हेड क्वार्टर से कांटेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद है 7वें नंबर पे पेमेंट चेकर। तो पेमेंट चेकर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है गाइस? तो इसका मीनिंग होता है एप्लीकेशन पेंडिंग फ्रॉम पेमेंट ऑथराइजेशन, ठीक है। तो कहां से पेमेंट ऑथराइजेशन से आपका पेंडिंग है, इस वजह से आपका स्टेटस पेमेंट चेकर दिखा रहा है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन कहां से होगा, तो हेड क्वार्टर से होगा, ठीक है। अब इसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूटर मेन बैंक क्लियरेंस, ठीक है। 8 नंबर पे आपको दिख रहा होगा डिस्ट्रीब्यूटर मेन बैंक क्लियरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होगा कि एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर पेमेंट फाइल जनरेशन, ठीक है। तो आपका 1 मिनट मैं बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन पेंडिंग फ्रॉम पेमेंट फाइल जनरेशन, हाँ। तो ये सारा जो टाइम पीरियड होता है ना एग्रीमेंट के बाद, लोग बोलते हैं कि सर मेरा 1 मंथ हो गया, मेरा 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, अभी तक पैसा नहीं आया है। तो उस टाइम पीरियड में यही सारा प्रोसेस होता है, ठीक है गाइस। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर में बैंक क्लियरेंस होता है तो वहां से आपका पैसा क्लियर होता है, आपका फाइल पेमेंट का फाइल जनरेट होता है, ठीक है। और ये सारा आपका सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, तो हेड क्वार्टर में मिलेगा। अब इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटर बैंक क्लियरेंस। अच्छा दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, लेकिन इसका एक स्टेज होगा पेमेंट फाइल जनरेशन और दूसरा स्टेज होगा एप्लीकेशन सेंट टू बैंक फॉर पेमेंट। तो उसी टाइम पीरियड में आपका पेमेंट के लिए आपको बैंक में एप्लीकेशन सेंड किया जाएगा, ठीक है। और ये भी सॉल्यूशन आपका कहाँ पे होगा, तो हेड क्वार्टर में होगा गाइस, ठीक है। अब इसके बाद है 10th नंबर गाइस। 10th नंबर है चेक हैंड ओवर, ठीक है। तो चेक हैंड ओवर का मतलब क्या होता है, तो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट एंड नोटिफिकेशन सेंड टू एप्लीकेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो चेक हैंड ओवर अगर आपका स्टेटस बता रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेमेंट तो डिस्ट्रीब्यूटर ने पेमेंट करा है और नोटिफिकेशन सेंड करा है कहाँ पे, तो आपके इंस्टीट्यूट में, आपके कॉलेज में। और ठीक है, ये भी आपको कहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा, अगर आपका करंट स्टेटस चेक हैंड ओवर दिखा रहा है बट आपके कॉलेज में पैसा नहीं गया है तो आपका ये इसका सॉल्यूशन कहाँ पे आएगा, तो हेड क्वार्टर में, ठीक है गाइस। अब है 11th इनिशिएट पेमेंट, ठीक है। इनिशिएट पेमेंट तो क्या होता है, मीनिंग इनिशिएट पेमेंट का क्या मतलब होता है और कहाँ पे आपको जाना है मैं बता रहा हूँ। तो इनिशिएट पेमेंट का मतलब होता है एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट पेमेंट, ठीक है। तो आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कॉलेज को दे दिया, अब इसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए तो आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा डीआरसीसी ऑफिस, और या फिर आप डीआरसीसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, और सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है। तो इसका भी वीडियो मैं आपको बना करके डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे इनिशिएट पेमेंट का। तो इसमें है क्या कि एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट पेमेंट, यानी कि एप्लीकेंट जो है खाता जो भी मतलब कि स्टूडेंट है वो सेकेंड पेमेंट करने के लिए एलिजिबल हो गए। आपको सेकेंड पेमेंट करने या फिर थर्ड पेमेंट करने, मतलब कि फर्स्ट आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद का जितना भी प्रोसेस होता है पेमेंट का, ठीक है, आपको सेंशन लेटर पे लिखा होता है कि 1 अप्रैल के बाद, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 अप्रैल के बाद आपको सेकेंड सेमेस्टर का या फिर सेकेंड ईयर का पैसा जाएगा। तो उससे पहले आपका अगर आप सेकेंड सेमेस्टर का डाल रहे हो तो आपका पैसा नहीं आएगा, उसके बाद ही आपका पैसा आएगा, ठीक है।
तो ये रहा इनिशिएट पेमेंट। अब इसके बाद है 12 नंबर पे सब्सिक्वेंट डिस्ट्रीब्यूटर एंड मेकर। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि अप्लीकेंट पेंडिंग फॉर सब्सिक्वेंट डिस्ट्रीब्यूटर एंड वेरिफिकेशन। तो जैसे ही आप सारा डॉक्यूमेंट दोगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए, तो आपका सब्सिक्वेंट डिस्ट्रीब्यूटर मैन आपका वेरिफिकेशन करेगा, तो वहीं पे आपका ये पेंडिंग पड़ा रहेगा, ठीक है। तो आपका करंट स्टेटस दिखेगा क्या, सब्सिक्वेंट पेमेंट मेकर। और जैसे ही आप ये सारा काम कहाँ पे होगा, ये इसका सॉल्यूशन कहाँ पे होगा, तो डीआरसीसी ऑफिस में होगा, ठीक है। और इनिशिएट पेमेंट का सॉल्यूशन कहाँ होगा, तो वो खुद से होगा। आप अगर डॉक्यूमेंट सही से फिल करते हो तो आपका पेमेंट कुछ दिन के बाद आ जाएगा, आपका रिजेक्ट नहीं हुआ पेमेंट, ठीक है। अब इसके बाद है 13 नंबर पे करेक्शन मेकर, ठीक है। तो करेक्शन मेकर का काम क्या, मतलब अप्लीकेंट रिटर्न फॉर एप्लीकेशन करेक्शन, और आपको कहाँ पे मिलना है, तो डीआरसीसी। गाइस इसका मतलब क्या होता है, तो करेक्शन मेकर में आपको होता है कि जैसे कि आपका कोई बैंक अकाउंट नंबर गलत है या कुछ भी गलत है, या फिर आपको करेक्ट करवाना है, तो कुछ भी गलत हो, डॉक्यूमेंट गलत हो या भी कुछ भी गलत हो, तो आपका अपनी करंट स्टेटस क्या बताएगा, तो करेक्शन मेकर, ठीक है। और करेक्शन मेकर बता रहा है तो आपको समझना है कि हमारा कुछ गलत है और उसको करेक्ट करने के लिए फिर से आपका रिटर्न किया गया है आपका डीआरसीसी ऑफिस। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप एग्रीमेंट करते हो, तो एग्रीमेंट का जितना भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या वेरिफिकेशन का जितना भी आप वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट देते हो, तो सारा वो पटना मेन ऑफिस में आपका जाता है, हेडक्वार्टर में जाता है। और वहाँ से सारा चीज़ बैंक का हो या फिर स्कूल का हो, इंस्टीट्यूट का हो, जितना भी डॉक्यूमेंट है अगर सही रहा तो आपका काम को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, नहीं तो आपको फिर से रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा करेक्शन मेकर। उसके बाद है 14 नंबर पे पेंडिंग विथ पोर्टल इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो एप्लीकेशन पेंडिंग एट TPVF फॉर रीवेरिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट रिलेटेड डिटेल्स, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन स्टेज आपका अगर पेंडिंग विथ अ पोर्टल इंस्टीट्यूट लिखा हुआ रहेगा, तो आपका इसका मतलब हो गया कि TPVF पेंडिंग हुआ है आपका, और रीवेरिफिकेशन के लिए आपका कहाँ पे गया है, तो इंस्टीट्यूट में गया है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एप्लीकेशन पेंडिंग एट TPVF फॉर रीवेरिफिकेशन, जो TPVF ऑफिस है उसमें रीवेरिफिकेशन के इंस्टीट्यूट का जो भी आप उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, जितना भी मतलब कि आपको वेरिफिकेशन करना है, आपको कुछ नहीं करना है। मतलब कि हमारा कहने का मतलब है कि जितना भी लोन डिपार्टमेंट हो, आपके बारे में जानकारी लेनी है, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप वो TPVF से मिलेगा, ठीक है। और आपका ये काम कहाँ पे होगा, तो आपका ये काम होगा हेडक्वार्टर में, ठीक है। अब इसके बाद है 15 नंबर पे कि पेंडिंग विथ अ पोर्टल, और ये अप्लीकेंट द्वारा है, ठीक है। एक तो पेंडिंग विथ अ पोर्टल इंस्टीट्यूट और एक पेंडिंग विथ अ पोर्टल तो ये है एप्लीकेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, तो एप्लीकेशन पेंडिंग एट एप्लीकेंट लॉगिन फॉर करेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आपने कुछ गलत करा हो और इसके लिए आपको फिर से करेक्शन करना है, ठीक है। और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब तक करेक्शन करोगे, ठीक है। अब इसके बाद है 16 नंबर करेक्शन चेकर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन पेंडिंग एट रीवेरिफिकेशन आफ्टर करेक्शन। तो जैसे ही आप अपना मतलब कि वेरिफिकेशन करवा लिया, जैसे कि आपका कोई भी चीज गलत है तो आपने करेक्ट कर दिया, ठीक है। मैंने आपका अभी जस्ट ऊपर में बताया कि पेंडिंग विद द पोर्टल एप्लीकेंट, तो आपका कुछ भी गलत पाया गया और आपको वो चीज़ मतलब कि दिया गया करेक्शन करने के लिए, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना दिन में उसको करेक्ट करते हो। अब करेक्ट कर दिए तो आपका फिर वो फाइल कहाँ पे चला जाएगा, तो फिर से आपका हेडक्वार्टर में चला जाएगा, ठीक है। अब हमारा है स्टेप 17 नंबर स्टेटस, ठीक है। तो 17 नंबर है करेक्शन ऑथोराइजर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर पेमेंट ऑथराइजेशन आफ्टर करेक्शन, ठीक है।
तो जैसे ही आपने करेक्शन कर दिया, जैसे कि आपका सेकेंड पेमेंट के लिए आपने डॉक्यूमेंट डाला और उसमें आपको कुछ गलत पाया गया तो आपको रिजेक्ट कर देगा या फिर आपको सुधारने का रिजेक्ट कर देगा, और फिर आप उसमें करेक्ट करके आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हो तो वो फिर आपको चेक करेगा। पहले तो चेक करेगा आपका हेड क्वार्टर में कौन सा रीवेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद आपको ऑथराइज करेगा पेमेंट के लिए, सेकेंड पेमेंट के लिए, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको चेक करेगा, तो जैसे ही आप करेक्ट कर देते हो तो फिर वहाँ पे चेक करेगा। ये सारा प्रोसेस होता है कहाँ पे, तो हेड क्वार्टर में होता है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि रिजेक्शन साइकिल 1 है, तो रिजेक्शन साइकिल 1 क्या है, तो इसका मतलब हो गया कि एप्लीकेशन डिक्लाइंड फॉर करेक्शन लोन कैंसिलेशन। जैसे कि आपको एप्लीकेशन करा गया, सॉरी 18 नंबर है रिजेक्शन साइकिल 1 और 19 नंबर है रिजेक्शन साइकिल 2। तो 18 नंबर पहले देख लेते हैं क्या है। तो एप्लीकेशन डिक्लाइंड फॉर करेक्शन और लोन कैंसिलेशन, मतलब कि आपको लोन कैंसिल करना है तो आपको कहाँ पे मिलना पड़ेगा, तो डीआरसीसी। अब उसके बाद है रिजेक्शन साइकिल 2, तो ये क्या है, तो एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल अप्रूवल फॉर करेक्शन और लोन कैंसिलेशन, ठीक है। तो आपको इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा आपको डीआरसीसी ऑफिस। अब इसके बाद है कि सेंट बीएसपी अप्रूवल अप्रूव्ड डीपीओ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन फॉरवर्ड फॉर डीआरसीसी टू बीएसईएफसीएल, ठीक है। तो अगर सेंट बीएसईएफसी अप्रूव्ड डीपीओ दिख रहा है तो आप समझ जाना कि डीआरसीसी ऑफिस से आपका फाइल लोन डिपार्टमेंट को यानी कि पटना हेडक्वार्टर में चला गया है, ठीक है। अब इसके बाद है 21 नंबर पे अप्रूव बाय डीपीओ। तो अप्रूव बाय डीपीओ अगर आपका करंट स्टेटस दिखेगा तो आप समझ लेना कि एप्लीकेशन फॉरवर्ड फ्रॉम डीआरसीसी एंड रेडी टू सेंड टू बीएसईएफसीएल, ठीक है। और ये काम कहाँ होगा, तो डीआरसीसी में होगा, ठीक है। करने का मतलब है कि एप्लीकेशन आपका फाइल फॉरवर्ड कर दिया गया है डीआरसीसी, और डीआरसीसी ने भी सारा वेरिफिकेशन करा और उसके बाद आपका फाइल कहाँ पे भेज दिया, तो लोन डिपार्टमेंट में हेडक्वार्टर में पटना भेज दिया, ठीक है। भेजने के लिए रेडी किया हुआ है, ठीक है, भेज नहीं दिया, रेडी किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद है एएम फॉरवर्ड टू डीपीओ अप्रूव बाय टीपीए। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो एप्लीकेशन पेंडिंग एट डीआरसीसी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है। तो आपका टीपी भी है तो पेंडिंग था तो अप्रूवल हो गया। अब इसके बाद का जो स्टेप होता है एएम फॉरवर्ड टू डीपीओ अप्रूव्ड बाय टीपीए, तो उसमें आपका जैसे टीपी भी पेंडिंग हुआ तो वो अप्रूव हुआ। अब उसके बाद आपका फाइल कहाँ पे आ गया, तो डीआरसीसी ऑफिस में। अब वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट डीपीओ है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर ऑफिसर, वो आपका फाइल को चेक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है 23 नंबर पे अप्रूव बाय टीपीए। तो उसके बाद दिख रहा है टीपी अप्रूवल बाय टीपीए, तो इसका मतलब क्या होगा, तो एप्लीकेशन पेंडिंग एट डीआरसीसी असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। तो आपको डीआरसीसी ऑफिस में आपका पेंडिंग पड़ा है असिस्टेंट मैनेजर के पास, तो आपको आपका फाइल को जब असिस्टेंट मैनेजर चेक करेगा, आपका सारा करेक्शन सही रहेगा, सारा डॉक्यूमेंट सही रहेगा, तो आपको तो आपका फाइल आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपका सारा जो दिख रहा है प्रोसेस, वो कहाँ पे हो गए, इसका सॉल्यूशन कहाँ पे होगी, तो डीआरसीसी ऑफिस में। 24th नंबर है गाइस, पेंडिंग फ्रॉम टीपीवी बाय एम, यानी कि आपका टीपीवी थर्ड पार्टी ऑथराइज्ड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो ये होता कहाँ से, तो आपका ये होगा आपके इंस्टीट्यूट से। टीपीवी पेंडिंग जो होता है तो वो एक टीपीवी का ऑफिस है, तो वहाँ से आपका जो टीपीवी ऑफिस है वहाँ से आपके फाइल को इंस्टीट्यूट में आपके कॉलेज में शेयर किया जाता है मेल के थ्रू, और वहाँ से आपका जितना भी वेरिफिकेशन करवाना होता है, जितना भी उसको चाहिए, जो भी चाहिए वो वहाँ से मतलब कि आपके इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन ले लेती है, ठीक है। अब इसके बाद है पेंडिंग
सॉरी 25th नंबर रिकमेंडेड फॉर अप्रूवल बाय एमपीए, ठीक है, एमपीए। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो एप्लीकेशन पेंडिंग एट डीआरसीसी असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। तो आपका ये अगर स्टेज दिख रहा है तो आपको डीआरसीसी ऑफिस जाना है, और इसका मतलब हुआ कि एप्लीकेशन आपका पेंडिंग पड़ा है कहाँ पे, तो डीआरसीसी असिस्टेंट मैनेजर के पास, ठीक है। अब इसके बाद है 26 नंबर एक्सपेक्टेशन फाउंड बाय एमपीए। तो ये भी आपका डीआरसीसी असिस्टेंट मैनेजर ही करेंगे, उनके पास आपका डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, वो वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपका वो एक्सपेक्टेशन फाउंड बाय एमपीए दिखा रहा है, ठीक है, स्टेटस। अब इसके बाद है 27 नंबर स्टेटस रिटर्न एम फॉरवर्ड बीएससीसी। इसका मतलब क्या हुआ, तो एप्लीकेशन रिटर्न बाय बीएसईएफसीएल एंड पेंडिंग एट डीआरसीसी असिस्टेंट मैनेजर। तो आपको लोन सेक्शन से, लोन ऑफिस से आपका फाइल रिटर्न हो गया है, और कहाँ पे पेंडिंग पड़ा है, तो आपका पेंडिंग पड़ा है डीआरसीसी ऑफिस में, ठीक है। अब इसके बाद है 28 नंबर जो लास्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 28 नंबर है कि स्टेटस रिटर्न डीपीओ फॉरवर्ड बीएससीसी। तो इसका मतलब हुआ कि एप्लीकेशन रिटर्न बाय बीएसईएफसीएल एंड पेंडिंग एट डीआरसीसी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर ऑफिसर डीपीओ, ठीक है। तो रिटर्न हो गया कहाँ से, बीएसईएफसीएल, मतलब कि आपका पटना से हेड क्वार्टर से आपका डॉक्यूमेंट रिटर्न करा गया है, और पेंडिंग कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो डीआरसीसी ऑफिस में आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर ऑफिसर के पास, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी आपका स्टेज से रिलेटेड, आपका स्टेटस से रिलेटेड, आपको कहाँ पे मिलना है, क्या करना है, क्या आपका स्टेटस क्या दिख रहा है, उसका मतलब क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। तो वीडियो लंबा हो गया है मुझे पता है, तो कोई बात नहीं है। आप ये जितना भी जो भी जिनका भी प्रॉब्लम था कि सर मेरा ये स्टेटस दिखा रहा है, कब तक पैसा आएगा या कुछ भी है, जो भी आपका प्रॉब्लम है इसमें आपका सॉल्यूशन कर दिया हूँ। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपका कमेंट का जवाब रिप्लाई तुरंत ही दे दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। और ज़्यादा से ज़्यादा एक और बात बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप कोई भी आपके फ्रेंड्स हो उनको भी दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।